नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हो गया है 8 फरवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आतंक पर प्रहार, अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़, एक दहशतगर्द का खात्मा। जी आपको बता दें, लगातार कल कई जगहों पर हुई जबरदस्त तरीके से आतंकी और सेना आमने सामने। दूसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, पाकिस्तान ने मनाया कश्मीर एकजुटता दिवस, पीओके वालों ने आयोजित किया फ्रॉड डे। जी हाँ, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। फिर से पीओके से उठने लगी आज़ादी की मांग, पीओके में उठने लगी आज़ादी की मांग। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, रशिया के सामने जाकर पुतिन के सामने रोया इमरान खान कश्मीर के मुद्दे पे, तो पुतिन ने लगाई लथाड़, कहा भारत के साथ है, हमारी नीति में नहीं होगा कोई बदलाव, करारा झटका दे दिया है। चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, रशिया ने बेलारूस में तैनात किया S-400 और स्कंदरा मिसाइल जैसी घातक हथियार, सेटेलाइट तस्वीरों में हुआ खतरनाक खुलासा। क्या युद्ध की पूरी तैयारी हो चुकी है? इस बीच एक और अपडेट बताएंगे, जहां पे श्रीलंका ने टेके घुटने, भारत ने लगाई लथाड़, तो अब 56 भारतीय मछुआरे होंगे बरी। जी हाँ, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच फ्रांस में इस्लाम के लिए नया फोरम, पीएम मैक्रो के फैसले पर क्यों नाराज हुए हैं मुसलमान? आखिर ऐसा क्या मुसलमानों के लिए शिकंजा कस दिया है फ्रांस ने? तो एक एक करके बताएंगे। जहाँ पे राम रहीम, जी हाँ, गुरमीत राम रहीम जेल से आया बाहर, ये भी आपको बताएंगे। वहीं सिख विरासत मिटाने में जुटी है पाकिस्तान की सरकार, तो सब कुछ खबर जानेंगे। जहाँ पे संसद में पीएम मोदी ने की फिर से स्ट्राइक, कांग्रेस और विपक्षवाद धड़ाम। तो असद ओवैसी को लेकर अमित शाह ने गुस्से में दिखे, कहा जेट सिक्योरिटी ले लो वरना फिर मत कहना कि हमें कुछ हो गया। तो एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, इस देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आतंक पर प्रहार, अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक दहशतगर्द का हुआ खात्मा। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है, जिनमें एक आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। मारे गए आतंकी की अभी शिनाख्त नहीं हुई है। इस ऑपरेशन को अवंतीपोरा पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया है। अवंतीपोरा पुलिस को नंबल इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिनके आधार पर इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। घेरा सख्त होता देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों की टीम ने आतंकियों को आत्मसमर्पण करने का मौका भी दिया, जिसे आतंकियों ने ठुकरा दिया है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने एक आतंकियों को मार गिराया है। आतंकी के मारे जाने की पुष्टि कश्मीर जोन पुलिस ने कर दी है। ये बड़ा खुलासा कर दिया है। तो दोस्तों, अब आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूले। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से लगातार ये मुठभेड़, एनकाउंटर हो रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? एक और अपडेट लेते हैं। पाकिस्तान ने मनाया कश्मीर एकजुटता दिवस, पीओके वालों ने आयोजित किया फ्रॉड डे। पाकिस्तान पीओके में फिर से उठे आज़ादी की मांग। दरअसल पाकिस्तान ने भारत के कश्मीरियों की जान लेने वाले आतंकियों के समर्थन के लिए 5 फरवरी को कश्मीर एकजुटता दिवस मनाया। वहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके ने ही इसका विरोध कर दिया। पीओके में लोगों ने पाकिस्तान की तरफ से 5 फरवरी को कश्मीर एकता दिवस जो मनाया गया था, उसे ढोंग बताते हुए उसे फ्रॉड डे बनाकर इसका विरोध किया। यानी स्पष्ट आप समझ सकते हैं कि पीओके को लेकर एक तरीके से विरोध हुआ। पीओके में आज़ादी की भी मांग हुई और पाकिस्तान के इस एकता, जिस तरीके से एकता दिवस मनाया जा रहा था, इसका कहीं ना कहीं धाराशाही एजेंडा पीओके के लोगों ने ही कर दिया। पीओके के बाघ, मोंग, हजीरा आदि दर्जनों जगह पे पाकिस्तान के विरोध में रैलियां निकाली गई और रैलियों में लोगों ने इस्लामाबाद पर कश्मीर को लेकर डबल स्टैंडर्ड अपनाने के आरोप लगाए हैं। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के युवा राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने रैलियों में पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ भाषण दिए हैं और इस दौरान उन्होंने श्रीनगर और इस्लामाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना की है। उन्होंने कहा है कि श्रीनगर में पाकिस्तान की राजधानी से भी ज़्यादा अच्छी सुविधाएं हैं। ऐसे में पाकिस्तानी हुकूमत किस तरीके की एकजुटता की बात कर रही है। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। रूस के करीब जाने की कोशिश कर रहे इमरान खान ने पुतिन से कश्मीर को लेकर मुद्दे पे की बात, तो पुतिन ने लगाई लथाड़, कहा हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट, हम किसी भी तरीके से नहीं बोलेंगे। दरअसल कश्मीर के मामले को लेकर चाइना अक्सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की तरफदारी करने की कोशिश करता रहता है और वो पाकिस्तान अब रूस से भी नज़दीकी बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।
वो चाहता है कि कश्मीर के मामले में रशिया दखल दे, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने स्पष्ट कर दिया कि कश्मीर के मामले में उनकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने कहा है कि दो देशों के बीच किसी विवाद में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। रविवार को रशिया की तरफ से रूस की सरकार ने बयान जारी करके कहा है कि किसी भी विवाद का हल समझौते से ही निकल सकता है। 1972 के शिमला पैक्ट और 1999 के लाहौर डिक्लेरेशन को आधार बनाकर बातचीत होनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि रूस ने अमेरिका से निपटने के लिए चाइना के साथ वैश्विक रणनीति बना रहा है। यूक्रेन क्राइसिस के मामले में भी रशिया और चीन के बीच अच्छा तालमेल देखने को मिला, लेकिन बात जब कश्मीर की आती है तो रूस हमेशा अपनी पुरानी नीतियों का ही हवाला देता है और उनका कहना है कि जो भी समाधान निकलेगा दोनों देशों की बातचीत से ही निकलेगा। तो दोस्तों आपको बता दें स्पष्ट तरीके से पुतिन ने दो टूक कह दिया है। एक और अपडेट लेते हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। श्रीलंका हुआ राइट टाइम, पूरी तरीके से 56 भारतीय मछुआरों को किया रिहा। भारत ने लगाई थी लथाड़, 10 नावें भी हुई थी जब्त। दरअसल आपको बता दें श्रीलंका के उत्तरी जाफना प्रायद्वीप की एक अदालत ने 56 भारतीय मछुआरों को रिहा करने के पिछले महीने आदेश दिया था। उन्हें कोविड-19 आइसोलेशन समाप्त सोमवार को उन्हें अब धीरे धीरे छोड़ दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर श्रीलंका बीच बीच में जो है भारतीय मछुआरों को वो पकड़ता रहता है, लेकिन भारत ने इस बार ज़बरदस्त लथाड़ लगाई और उन्होंने कहा कि भारतीय मछुआरों को इस तरीके से परेशान करना ये श्रीलंका को शोभा नहीं देता है और इसके साथ ही तत्काल उन्हें छोड़ देने की बात कही थी। इसी को देखते हुए श्रीलंका ने फिलहाल तुरंत तो नहीं लेकिन 2-3-4 दिन के अंदर कई मछुआरों को छोड़ा और उनकी नाव को भी खोल दिया है। एक और अपडेट, फ्रांस में इस्लाम के लिए नया फोरम, पीएम मैक्रो के फैसले से मुसलमानों में हड़कंप मचा है और फिर से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब ऐसा कौन सा मुसलमानों के खिलाफ कानून ला दिया फ्रांस ने? दरअसल फ्रांस की इमैनुअल मैक्रो सरकार ने इस्लामिक चरमपंथ से निपटने के लिए एक नया निकाय द फोरम ऑफ इस्लाम बनाने का फैसला किया। सरकार का कहना है कि वो इसके जरिए फ्रांस में इस्लाम को फिर से आकार देगी। इस निकाय में इमाम और आम लोग ही फ्रांस की सरकार द्वारा चुना जाएगा। सदस्यों में कम से कम 1/4 महिलाएं होंगी। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक फ्रांस की सरकार की तरफ से बताया गया है कि निकाय के सदस्य मुस्लिम समुदाय का मार्गदर्शन करने में मदद लेंगे। फ्रांस में पिछले कुछ वर्षों में चरमपंथी हमले बढ़े हैं और देश के सैकड़ों नागरिक जिहादियों के साथ मिलकर लड़ने के लिए सीरिया जा चुके हैं। ऐसे में कुछ लोग इस बात से सहमत हैं कि इस्लाम में बढ़ती कट्टरता फ्रांस के लिए एक खतरा है। निकाय के समर्थकों का कहना है कि फ्रांस और इनके 50 लाख मुसलमानों को सुरक्षित रखेगा। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, इस्लामिक स्टेट से जुड़ा होने के कारण सीरिया की जेलों में बंद हैं सैकड़ों बच्चे, जंग के बीच फंसे। संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता। समझ लीजिए दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया के जेलों में बंद बच्चों को लेकर चिंता जाहिर की है। एजेंसी ने कहा है कि हाल ही में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने जेल तोड़े जाने के बाद उनके 10 दिनों तक अमेरिका समर्थित कुर्द लड़ाकों के साथ खूनी जंग हुई थी। इस दौरान छोटे बच्चे भी उसी जेल में बंद थे। उन्हें ऐसी जगह पर नहीं होना चाहिए। यूएन की बाल एजेंसी यूनिसेफ ने कहा है कि वो इन बच्चों को सीरिया में सुरक्षित स्थान पर रखे जाने के लिए सहयोग करेंगे। इनमें से कई की उम्र 12 साल से भी कम है। यूएन की टीम ने उत्तरी पूर्वी शहर हसनके के जेल का दौरा करने के बाद रविवार को जारी एक बयान में ये बातें कही हुई हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। पाकिस्तान लगातार सिख विरासत को मिटाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में महान सिख योद्धा हरी सिंह नलवा को भी मूर्ति हटा दी है। पाकिस्तान में फिर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। और खैबर पख्तूनवा की बात करें तो यहाँ पे हरिपुर में स्थानीय प्रशासन द्वारा सिद्दीक़ अकबर चौक से महान सिख जनरल हरी सिंह नलवा की मूर्ति को हटा दिया गया। 8 फीट लंबी धातु की सुरक्षा का निर्माण सितंबर में ही किया गया था। मूर्ति को शहर के सौंदर्यीकरण योजना के तहत स्थापित किया गया था, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से हालात हैं। अब एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें ओवैसी से अमित शाह की अपील। बोले मैं एक बार फिर से विनती करता हूँ कि सुरक्षा ले लो, हमारी चिंता खत्म करो, वरना फिर कुछ हुआ तो बाद में मत कहना कि सुरक्षा नहीं मिली। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एआईएमआईएम सांसद असद ओवैसी के वाहन पर फायरिंग के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जवाब दिया और उन्होंने कहा कि ओवैसी का हापुड़ जिले में कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। उनकी आंदोलन की कोई सूचना भी जिला नियंत्रण के कक्ष के पहले नहीं भेजी गई थी। शाह ने कहा है कि अज्ञात लोगों ने काफिले पर फायरिंग की थी। ओवैसी भाग्यशाली रहे हैं कि सुरक्षित बाहर आ गए हैं, लेकिन उनके वाहन के निचले हिस्से पर गोली के 3 निशान थे। इस घटना को 3 गवाहों ने देखा है।
त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से 2 अनधिकृत पिस्टल और एक ऑल्टो कार बरामद की गई है। फॉरेंसिक टीम कार और घटनास्थल की सूक्ष्म जांच कर रही है। जांच साक्ष्य जुटाने की कोशिश भी की जा रही है। अमित शाह ने राज्यसभा में आगे कहा है कि हमने ओवैसी को सुरक्षा देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अमित शाह ने कहा है कि ओवैसी से एक बार फिर से विनती करते हैं कि वो सरकार की तरफ से दी जा रही सुरक्षा ले लें और चिंता को खत्म करें। शाह बोले कि पहले भी कई मौकों पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के आकलन के बाद ओवैसी को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश केंद्र सरकार ने जारी किए हैं, लेकिन ओवैसी ने इनसे इनकार कर दिया है। इस वजह से दिल्ली पुलिस और तेलंगाना पुलिस द्वारा उनको सुरक्षा देने का प्रयास सफल नहीं हो पाया है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने फिर से संसद में किया जबरदस्त तरीके से स्ट्राइक। 100 साल तक सत्ता में नहीं आने का मन बना लिया है कांग्रेस, बोले प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के भारत को पूरी दुनिया में एक नई पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद विश्व एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ, नई व्यवस्थाओं की तरफ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है कि हम लोगों को एक भारत के रूप में इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए और भारत को वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभानी चाहिए। वे लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देते हुए बहस का जवाब दे रहे थे। लोकसभा में अपने भाषण की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने सबसे पहले भारत रत्न लता मंगेशकर को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन्होंने कहा कि देश ने आदरणीय लता दीदी को खो दिया है। इसके साथ पीएम मोदी ने चुन चुन कर 10 बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ये अपने आप में एक प्रेरणा है और इस अवसर के नए संकल्पों को देश अब आज़ादी 100 साल मनाएगा और हम पूरे सामर्थ्य से, पूरी शक्ति के साथ, पूरे संकल्प से देश को उच्चतम स्तर पर लेकर जाएंगे। इसके साथ दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि आज़ादी के इतने सालों के बाद गरीब के घर में रोशनी होती है और उनकी खुशियां देश की खुशियों को ताकत देती है। गरीब के घर में गैस का कनेक्शन हो, धुएं वाले चूल्हे से मुक्ति हो और उनका आनंद कुछ और ही होता है। पहले गैस कनेक्शन स्टेटस सिंबल होता था। अब गरीब से गरीब व्यक्ति भी अब इसके पहुंच में है। तीसरे उन्होंने कहा कि देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि सदन जैसी पवित्र जगह जो देश के लिए काम आनी चाहिए, लेकिन उनका दल के लिए काम में लेने का प्रयास हो रहा है। दुर्भाग्य से यह है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका कांटा 2014 में अटका हुआ है और उनमें वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसके साथ चौथी बड़ी अपडेट में उन्होंने कहा कि नागालैंड के लोगों ने आखिरी बार 1998 में कांग्रेस को वोट दिया था। करीब 24 साल हो गए हैं। उड़ीसा ने 1995 में आपके लिए वोट किया था। आज भारी समय हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने स्वीकार भी किया है, कई चीज़ें उन्होंने कही हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि अब अहंकार की बात आ रही है तो कहना ही पड़ेगा, वो दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ। पीएम मोदी ने कई बातें कही और कहा कि कोरोना वायरस से जिस तरीके से निपटने में समेत कई मुद्दों पर हमने जो है वो देश आगे बढ़ा है। कोरोना जैसे इस महान विकराल समस्या में भी हम झुके नहीं हैं। एक और अपडेट लेते हैं। असद ओवैसी को अब भी खतरा ही, हमने आपको बताया अमित शाह ने क्या कुछ कहा। इस बीच एक और अपडेट 2022 आपको बता दें कि राम रहीम फरलो जेल से आए बाहर। जी हाँ, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 21 दिनों के लिए जेल से बाहर आ गए हैं। दुष्कर्म और हत्या के आरोपों में सजा काट रहे राम रहीम में 21 दिनों की फरलो मिली है। पंजाब चुनाव के देखते हुए इनके कई सियासी मायने भी लगाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि फरलो एक तरीके की छुट्टी होती है और जिनमें सजायाफ्ता बंदियों को तय समय के लिए छुट्टी मिलती है। इनमें से अपने घर जा सकते हैं, लेकिन वो बताई गई जगह के अलावा कहीं भी नहीं जा सकते हैं। इससे पहले डेरा में 25 जनवरी को एक आयोजन किया गया था। इस आयोजन के दौरान राम रहीम की एक चिट्ठी को पढ़ा गया था और उसी चिट्ठी में राम रहीम ने अपने श्रद्धालुओं से जल्द ही उनको बीच आने की बात कहकर फरलो के संकेत भी दे दिए थे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें एक और सर्वे में खुलासा, उत्तर प्रदेश में इतिहास रचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 220 से 230 सीटों के साथ बनेगी सरकार। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में काफ़ी कम वक्त बचा है। राज्य में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच वोटिंग होनी है। इसके बाद 10 मार्च को नतीजे घोषित किए जाएंगे। वोटिंग 7 चरणों में होंगी। ऐसे में सबकी नजर इस वक्त विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ इतिहास रचेंगे या अखिलेश यादव सत्ता की चाबी हासिल करेंगे? उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? इन सारे सवालों का जवाब आपको बता दें सर्वे में आया है और इन सर्वे में 205 से 2
दुनिया भर में कश्मीर के मुद्दे पर धुतकारे जाने के बाद अब पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को लेकर चीन की चौखट पर पहुंच चुका है। हालांकि यहां भी उसे आश्वासन और एक बयान के अलावा कुछ खास हासिल नहीं हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान विंटर ओलंपिक के ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए 4 दिनों के दौरे बीजिंग पहुंचे थे और उनके आखिरी दिन उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। इमरान ने इस मुलाकात में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC में आ रही अड़चनों और चीनी वर्कर्स पर बार बार हो रहे हमलों के बारे में बातचीत की। कश्मीर को लेकर चीन की तरफ से कहा गया है कि वो किसी भी एक तरफा कार्रवाई का विरोध करते हैं और कश्मीर मुद्दों को ठीक से और शांति से हल करने का आह्वान करते हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। इस बीच आपको बता दें, चाइना ने पाकिस्तान के साथ करीबी सहयोग का लिया संकल्प। कश्मीर मुद्दे पे कहा शांतिपूर्ण तरीके से ही समाधान हो। तो जो हमने आपको बताया कि चाइना के मुद्दे पे, कश्मीर के मुद्दे पे चाइना ने भी तौबा कर लिया और कहा कि भाई इस पर कोई बात होने वाली नहीं और इस पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। एक और अपडेट, राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ पाकिस्तान PM की बैठक में उठा कश्मीर, ये हमने आपको बताया। और इस बीच एक और अपडेट, चरमपंथ और कट्टरता को रोकने के लिए इस्लाम को अलग रूप दे रहा फ्रांस, नए फोरम का ऐलान, राष्ट्रपति मैक्रो पर भड़क गए लोग। दरअसल आपको बता दें, फ्रांस की सरकार ने इस्लामिक कट्टरता और चरमपंथ से निजात पाने के लिए फोरम ऑफ इस्लाम इन फ्रांस बनाया है। इनके समर्थकों का कहना है कि ये फोरम देश और यहाँ रहने वाले 50 लाख मुसलमानों को सुरक्षित रखेगा और उन्हें विदेशी प्रभाव से भी बचाएगा। पश्चिमी यूरोप में सबसे बड़े मुस्लिम समुदाय का नेतृत्व करने में मदद करने के लिए इस फोरम में इमाम और आम आदमी पार्टी और महिलाओं को शामिल किया गया है और इस कोशिश के तहत देश में इस्लाम को नया रूप देने की कोशिश की जा रही है। फ्रांस ने अतीत में तमाम चरमपंथी हमले देखे और उनके सैकड़ों नागरिक जिहादियों के साथ मिलकर जंग के लिए वर्षों से सीरिया जाते रहे हैं और हज़ारों की संख्या में सैनिक अफ्रीका के चरमपंथियों से लड़ रहे हैं। बावजूद इसके कुछ लोगों का मानना है कि कट्टरपंथ खतरनाक नहीं है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान अटैक, अफगानिस्तान में पाकिस्तान सेना पर हमला, TTP ने मार गिराए 5 आतंकी सैनिक। अफगानिस्तान में सीमा पार से पाकिस्तानी तालिबान आतंकियों के हमले में कम से कम 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। सेना ने यह जानकारी दी है। सेना ने रविवार को एक बयान में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार अफगानिस्तान में आतंकियों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कुर्रम जिले में पाकिस्तानी सैनिकों पर गोलीबारी की और उसने कहा है कि पाकिस्तानी सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार आतंकियों को काफ़ी नुकसान हुआ। प्रतिबंधित तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी ली। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ द्वारा TTP से पाकिस्तान को खतरे के जिक्र के कुछ ही दिनों बाद ये हमला हुआ है, जिनमें पाकिस्तान सैनिकों की मौत हुई है। तो दोस्तों, अफगानिस्तान में पाक सेना पर हमला हुआ है और TTP ने मार गिराए हैं 5 पाकिस्तानी सैनिक। ये अपने आप में आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के जो कहीं ना कहीं एक तरीके से सेना के अब उल्टी गिनती शुरू हो गई और पाकिस्तान के हम कह सकते हैं उल्टी गिनती शुरू, क्योंकि पाकिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में भी पिट रहे हैं। बलूचिस्तान में भी हाल ही में लगभग 100 सैनिकों को मार दिया गया था। तो हमने आपको बताया था कि किस तरीके से पूरी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हालात जो है वो ख़राब हो चुके हैं और अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और पाकिस्तान की पूरी तरीके से हालत ख़राब हो चुकी है और पाकिस्तानी सैनिक जगह जगह मारे जा रहे हैं। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पे चीन ने वियतनाम सीमा के पास 35 लाख लोगों को किया जेल में बंद। ओलंपिक के बीच बौखलाया ड्रैगन। दरअसल ओलंपिक खेलों के बीच चीन की सरकार की अपनी जनता पर खतरनाक अत्याचार जारी है। कम्युनिस्टों द्वारा शासित चीन में लोगों का रहना मुहाल होता जा रहा है और शी जिनपिंग की सरकार का लोगों पर कोविड संक्रमण रोकने के बहाने बल प्रयोग जारी है। कोविड संक्रमण रोकने के नाम पर शी जिनपिंग देश की जनता को काबू में रखने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल चीन की सरकार ने वियतनाम की सीमा पर स्थित एक शहर में करीब 35 लाख लोगों को अत्यधिक सख्त लॉकडाउन में बंद कर दिया और आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी भी शहरवासी को अपने घर से बाहर पैदा रखने की इजाज़त नहीं दी है। तो दोस्तों, कोविड-19 के अत्याचार के बीच 35 लाख लोगों को जेल में बंद, ये खुलासा कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है। एक और अपडेट लेते हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान सेना पर हमला, TTP ने मार गिराए 5 पाकिस्तानी सैनिक। अफगानिस्तान में सीमा पार से पाकिस्तानी तालिबान आतंकियों के हमले में कम से कम 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। सेना ने यह जानकारी दी है। सेना ने रविवार को एक बयान में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार अफगानिस्तान में आतंकियों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कुर्रम जिले में पाकिस्तानी सैनिकों पर गोलीबारी की है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार आतंकियों को काफ़ी नुकसान हुआ है। प्रतिबंधित तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी ली है।
पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ द्वारा टीटीपी से पाकिस्तान के खतरे के जिक्र के रूप में कुछ दिनों बाद ये हमला हुआ है, जिनमें पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। जनवरी के अंत में यूसुफ ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को लेकर पूरी तरीके से आशावादी नहीं है, क्योंकि युद्धग्रस्त देश में अभी भी संगठित आतंकवाद नेटवर्क सक्रिय हैं। एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर दारुल उलूम ने NCPCR ने दारुल उलूम को अवैध फतों पर भेजा नोटिस। सहारनपुर के DM ने वेबसाइट बंद करने के दिए निर्देश। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने दारुल उलूम के खिलाफ यूपी के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस भेज दिया है। दारुल उलूम पर लोगों को भ्रमित करने वाला फतवा जारी करने का आरोप है। दारुल उलूम देवबंद की तरफ से जारी एक फतवा में कहा गया है कि गोद लिए बच्चे को असल बच्चे जैसा अधिकार नहीं मिल सकते। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कहना है कि इस तरीके के फतवे कानून के खिलाफ है। मामला सामने आने के बाद सहारनपुर के DM अखिलेश सिंह ने आदेश जारी कर दारुल उलूम देवबंद को बाल अधिकारों के उल्लंघन करने वाले अवैध फतवों को जाँच पूरी होने तक अपनी वेबसाइट